जय हिंद। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल भोजपुरी जीएस वर्ड में। आज हम बात करेंगे, असल में बच्चों की डिमांड थी कि कम से कम मोहम्मद गजनवी की ये बारे में बता दिया जाए कि 17 आक्रमण कब और कैसे हुआ था। तो 5-6 दिनों का समय लगा ये डेटा इकट्ठा करने में। तो शुरुआत करेंगे हम मोहम्मद गजनवी का भारत पे आक्रमण। असल में ये मोहम्मद गजनवी भारत पे आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान नहीं था। इसके पहले अरब वाले आक्रमण कर चुके थे, और अरब में सबसे पहले अगर बात की जाए तो 636 में ही खलीफा उमर के समय बम्बई के निकट थाने के आसपास अरब का हमला हो चुका था। फिर 644 में खलीफा उस्मान के समय अब्दुल्ला बिन उमर के नेतृत्व में हुआ था। फिर 644 में अल-मुहल्लब के, फिर 659 में अल-हरीज द्वारा। फिर 708 में एक बहुत इम्पोर्टेंट घटना घटी यहाँ पे। असल में जो आज वर्तमान में श्रीलंका है, उस अल-हज्जाज के लिए कुछ उपहार में कुछ जवाहरात थे, कुछ औरतें थी, कुछ खाद्यान्न थी। इसको सिंध के निकट जो बंदरगाह है, तो सिंध के निकट ही उसको लूट लिया गया। श्रीलंका को तो आज वर्तमान में श्रीलंका कहा जाता है, उस समय उसे सिलोन कहा जाता था। और जब ही श्रीलंका से अरब के लिए जा रहा था वो नाव पे सारी चीज़ें, तो फिर 708 में ही देवर बंदरगाह पे कुछ समुद्री डकैतों ने उसे लूट लिया। फिर वहाँ के जो गवर्नर थे अल-हज्जाज, उन्होंने राजा दाहिर से कहा था कि आप उन लुटेरों को सौंपिए हमारे पास। इन्होंने कहा था कि वो हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, इससे हम उसको सौंप नहीं सकते। तो इस 708 की घटना थी। इसके बाद 711 में 2 आक्रमण होता है। पहला आक्रमण होता है अब्दुल्ला के, और दूसरा होता है बुदैल के। ये सारा जो है, ये सारा असफल आक्रमण था। 636 वाली भी असफल थी, 644 वाली भी असफल थी, 659 वाली भी असफल थी, 708 और 711 वाली भी असफल थी अरबों के आक्रमण में। लेकिन आज हम बात करेंगे मोहम्मद गजनवी के। तो मोहम्मद गजनवी भारत पे पहला तुर्क भी नहीं था। इसके पहले अलप्तगिन ने इस पर आक्रमण कर चुका था। अलप्तगिन कौन था? सुबुक्तगिन मोहम्मद गजनवी का पिता था। भारत पर तुर्कों का आक्रमण की बात करेंगे। हालांकि मोहम्मद गजनवी को कई चीज़ कहा जाता है, जैसे मूर्ति भंजक आक्रमणकारी कहा जाता है। मूर्ति भंजक यानी मूर्तियों को तोड़ने वाला, जिसे बुता किसन कहा जाता है, बुता किसन। फिर 17 बार आक्रमण जो उसने भारत पे किया था, इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो जानकारी मिलती है हमें हेनरी एलियट के द्वारा। असल में हेनरी एलियट ने 2 किताब लिखी हैं। पहले किताब का नाम है द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, और दूसरी किताब का नाम है एज टाई बाय इट्स ओन हिस्टोरियन। असल में 26 साल भारत में रहे थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ही भारत में आए हुए थे, और उन्हीं के साथ ही अपना कार्यभार संभाल रहे थे। और ये जब 999 कहीं 998 लिखा रहता है, तो बगदाद के खलीफा से इसे कुछ उपाधि प्राप्त हुई, जैसे कि यामीन-उद-दौला की उपाधि मिली थी, फिर अमीन-उल-मिल्लाह की उपाधि मिली थी। और उसी जब उपाधि मिली थी, तभी इसने खलीफा के सामने ये प्रतिज्ञा ली थी कि हम भारत पे हर वर्ष आक्रमण करेंगे। और उसी हर वर्ष आक्रमण करने की आप नतीजा देख सकते हैं कि 1 से लेकर शुरू तक 17 तक आक्रमण हुआ है। कम से कम अगर हम बताएं तो खरबों क्या बहुत सारा धन भारत से लूट के लेके गए। अगर आज देखें तो आज अरब साम्राज्य जो हैं, या यूँ कहें तुर्की साम्राज्य है, या मतलब मुस्लिम के जितने भी ये अरब कंट्रियाँ हैं, इस्लामिक कंट्रियाँ हैं लगभग एशिया के पास में, वो सब भारत से लूटे हुए धनों को इसमें इस्तेमाल करते हैं। और इसके पहले पुर्तगालियों के आक्रमण के बारे में बताया था मैंने कि उस समय जब पुर्तगाली भारत में आए थे तो कितने करोड़, मतलब इतने रुपए इतने लूट के लेके गए थे, जिसे कहते हैं ना कि भारत सोने का खदान था, सोने की चिड़िया कह सकते हैं, आप कह सकते हैं, बल्कि सोने की चिड़िया इसको कहा जाता था। उस समय भारत को लूटने वाले यूरोपीय भी थे, वो तो 15वीं शताब्दी में। उसके पहले ये अरब वाले लूटे, अरब के बाद ये तुर्क वाले लूटे, तुर्क के बाद फिर आए आपका पुर्तगाली, फिर डच आए, उसके बाद सबसे अधिक लूटे तो वो अंग्रेज़ों ने लूटा था। तो उनकी कहानी बाद में। आज शुरू करते हैं हम मोहम्मद गजनवी का प्रथम आक्रमण। तो मोहम्मद गजनवी का प्रथम आक्रमण सन 1000 में हुआ था। ये बहिंद के पास हुआ था, जो कि सीमावर्ती क्षेत्र है पेशावर के पास में। तो वहाँ का शासक जयपाल था। जयपाल हिंदू शाही वंश का शासक था। मोहम्मद गजनवी ने जयपाल को हराया, संपत्ति लूटा, मंदिरों को तोड़ा, फिर चला गया। फिर दूसरा आक्रमण 1001 में हुआ था, जो कि पेशावर का प्रथम युद्ध कहा जाता है। हालांकि बहिंद के पास ही पेशावर है। तो पेशावर के प्रथम युद्ध में जयपाल 1002 है, ये जयपाल मतलब हार भी जाता है, जो कि पेशावर की जयपाल की राजधानी थी उद्भांडपुर, उस पर अधिकार कर लेता है, जो कि बहिंद का ही था। फिर जयपाल को बंदी बना लिया जाता है, और इसी बंदी पे बना लिया जाता है तो ये कुछ धन कहता है हम देंगे,
और धन देने के चक्कर में वहाँ से छूट जाता है, और छूटने के बाद जब ये भारत में आता है तो फिर ये मना कर देता है कि हम नहीं देंगे। फिर इसके बाद नहीं देख रहे हैं कि पहली बार भी इसको हराया गया था, दूसरी बार भी हराया गया था, और फिर 1002 में जैसे जब 1001 में हार गया था, बंदी बना लिया गया, तो फिर वापस आया तो फिर ये आत्महत्या कर लिया असल में। और तीसरा था 1003 में, जो भेरा और उच्च के पास जो बजरा कहा जाता है, वहाँ पे इसका आक्रमण हुआ था। वजीरा शासक था, परास्त हुआ, वजीरा ने भी आत्महत्या कर ली। भय से, जो वजीरा था वो भय से, सिंधु नदी के किनारे बहुत सारे जंगल पड़ते हैं, उन्हीं जंगलों में जाके छुप गया, और छुपने के बाद भी उससे शांति नहीं मिली। उसके बाद वो खुद आत्महत्या कर लेता है। फिर चौथा बात करेंगे तो 1005 में मुल्तान व भटिंडा में, मुल्तान पाकिस्तान, भटिंडा अपना पंजाब में, जो कि भटिंडा का शासक राजा विजय राज था और मुल्तान का शासक फतेह दाऊद था, जो कि शिया मतावलंबी था, और ये सब सुन्नी थे। तो इन लोगों में 36 का आंकड़ा था, तो इसलिए इसको भी मतलब पराजित किया गया था। और जयपाल का पुत्र था आनंदपाल, आनंदपाल यहाँ पे भी पराजित हुआ, आनंदपाल यहाँ पर भी पराजित हुआ। दोनों को हराया। सुखपाल की नियुक्ति गजनी के द्वारा, जयपाल का नाती। असल में जो सुखपाल है ना, वो जयपाल की लड़की का लड़का था। तो उसके बाद जयपाल को मान लीजिए हार ही गया था, तो फिर सुखपाल को यहाँ पे मुल्तान और भटिंडा का शासक बना दिया गया गजनवी के द्वारा। फिर 1005 में, पाँचवां आक्रमण 1007 में हुआ था मुल्तान और ओहिंद पर, या उसे ओहिंद कहिए, वहिंद कहिए, जो कि वही सुखपाल के ऊपर हुआ था। असल में सुखपाल पर जब आक्रमण किया गया था गजनवी ने, तो सुखपाल हार गया था, और सुखपाल हारने के बाद इस्लाम कबूल कर लिया। इस्लाम कबूल करने के बाद जब मोहम्मद गजनवी फिर चला गया, तो इसने इस्लाम को 1005 में, अब देख रहे हैं कि 1005 में इसको शासक बनाया गया था, तो इस्लाम कबूल कर लिया। 1007 में इसने स्वतंत्रता हासिल कर ली। उसने कहा था कि अब मैं इस्लाम में नहीं रहूँगा। तो इसका पहले नाम था, क्या था, सुखपाल, बाद में नौसा शाह हुआ, और उसके बाद स्वतंत्रता की घोषणा की। तो गजनवी ने फिर हमला किया और फिर इसको बंदी बनाया। फिर छठवां आक्रमण 1008 में हुआ था पेशावर का द्वितीय युद्ध से कहा जाता है, आनंदपाल। असल में ये आनंदपाल इसी का लड़का है। इसने परमार, ग्वालियर और कालिंजर प्लस कन्नौज, दिल्ली और अजमेर के राजाओं का संघ बनाया था, फिर भी पराजित हो गया था। जो ये आनंदपाल था, इसने परमार के शासक, ग्वालियर के शासक, कालिंजर के शासक, कन्नौज के शासक, दिल्ली के शासक, अजमेर के शासक, जितने भी राजा थे उन सभी राजाओं का एक संघ बनाया था, फिर भी पराजित हो गया था। इसी वर्ष मोहम्मद गजनवी ने नागरकोट पर हमला भी किया था और अपार धन लूटा था। असल में जो नागरकोट पे जो हमला हुआ था, उसमें देखेंगे तो 70,000 दिरहम के सिक्के उन्होंने लूटा था। उसके बाद देखेंगे तो रूमी कपड़े का सामियाना, जैसे हमारे वहाँ सामियाना जो रहता है ना, तो उसमें बस कुछ मोती लगे रहते हैं, कुछ वो चमकीले, मतलब चमकने वाली चीज़ रहती है, कोई प्लास्टिक रहती है, तो कुछ कपड़े रहते हैं। लेकिन ये जो रूमी सामियाना है ना, ये हीरा और मोती इसमें जड़े रहते थे सब। मतलब ये एक जो जवाहरात होती है, जवाहरात से भरी पड़ी थी ये। तो रूमी कपड़े का सामियाना लेके चला गया था। 7 लाख दिरहम लेके गया था, सोना चांदी, मतलब 7 लाख दिरहम सिर्फ सोने चांदी के थे। वजन जिसका था 400 मन। 400 मन का मतलब ये कि हमारे वहाँ अगर मन की बात करें तो 32 रजिया में 1 मन होता है। अब 32 रजिया बराबर 64, तकरीबन 2500 किलो के आसपास ये सोना लूट के लेके गया था, वो एक बार में। अब बाकी हर बार में लूटा गया। ये तो क्या नाम, नागरकोट से नहीं इसको लूटा था। इसके पहले आप देख सकते हैं, तो मान लीजिए जयपाल जो हिंदुशाही वंश का शासक था, हिंदुशाही वंश, वहाँ पे संपत्ति लूटा था। जयपाल ने जब उद्भानपुर पे जब आक्रमण किया था, तो वहाँ पे भी बहुत सारा मतलब धन लूटा था, मंदिरों को तोड़ा था, भेड़ा और उच्च पे हमला किया था। तो भी जो वहाँ का शासक था वजीरा परास्त होने के बाद इसको काफ़ी लूटा था वहाँ पे। फिर 1005 में मुल्तान और भटिंडा में भी सुखपाल, फतेह दाऊद और राजा विजय राज को हराने के बाद वहाँ पे लूटपाट की। फिर 1008 में आप देखें, 1007 में मुल्तान और हिंद को हराने के बाद जो सुखपाल था, जिससे बाद में इस्लाम कबूल किया, और नौसा साहब ने आपको कहा, उसको भी जब गजनवी ने हराया तो काफ़ी हमला करके लूटा था वहाँ पे। फिर 1008 में पेशावर के युद्ध में आनंदपाल को हराया था। असल में आनंदपाल को हराया नहीं था, आनंदपाल ने इतने लोगों के साथ मतलब राजाओं का एक संघ बनाया था, उस पर हमला करने के लिए गया था, फिर भी हार गया था वो। और इसी वर्ष यानी कि 1008 में इसने नागरकोट पे हमला किया था, और नागरकोट पे हमला करने के बाद लगभग खरबों रुपए की मतलब संपत्ति लूटा हुआ था सिर्फ एक जगह से। 7वां आक्रमण 1009 में हुआ था अलवर, राजस्थान में। अलवर राज्य के नारायणपुर पर विजय प्राप्त की। असल में अलवर राज्य में ही एक नारायणपुर क्षेत्र था, मतलब काफ़ी संपत्ति भरपूर थी वहाँ पे, तो वहाँ पे लूटा था, वहाँ पे हमला किया और उसको लूट लिया। 8वां आक्रमण था 1010 में मुल्तान पे। अब देखेंगे तो मुल्तान पे कितना आक्रमण है, मुल्तान 1, मुल्तान 2, मुल्तान 3। तो मुल्तान ये फतेह दाऊद, तो वहाँ पे तो इनको हरा दिया था, फिर चला गया था, लेकिन फाइनल में फतेह दाऊद को, मुल्तान को, असल फतेह दाऊद को हमेशा के लिए हरा देता है, इनको ख़त्म कर देता है, और मुल्तान जो क्षेत्र था उसको गजनी में मिला लेता है।
फतेह दाऊद को पराजित कर सदा के लिए अपने अधीन कर लिया, यानी कि फतेह दाऊद का किस्सा ख़त्म। फिर 9वां आक्रमण हुआ था 1011 और 12 में। असल में देरा जगह है जो कि कांडला जिला हिमाचल प्रदेश में है, वहाँ पे है। और थानेश्वर जो चक्रस्वामी मंदिर, ये हरियाणा में है। ध्यान से अगर देखेंगे तो इस पर 2 आक्रमण ऐसे हैं ना जिनके बहुत फेमस हैं। अब पहला तो सोमनाथ, पहला नंबर, और दूसरा है ये चक्रस्वामी मंदिर। असल में चक्रस्वामी मंदिर था ना, कहते हैं कि जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी, यानी सृष्टि की जब निर्माण हुआ था, उसी समय से वो मंदिर था। और उस मंदिर को लूट के लेके गया था, उसके जो अवशेष थे उन लोगों को लेके चला गया था, अवशेषों को। तो कांगड़ा जिला में देरा में और थानेश्वर हरियाणा में ये हमला किया था। असल में देरा का शासक राजा राम था, वीरतापूर्वक लड़ा लेकिन पराजित हो गया। लेकिन चक्रस्वामी मंदिर का जो शासक था आसपास के क्षेत्र का, तो जयपाल देव था। असल उतबी ने लिखा था इस युद्ध के बारे में कि मतलब इतना कत्लेआम मचाया गया था वहाँ पे कि युद्ध में नदी मतलब खून की नदियाँ बह रही थीं और पीने योग्य पानी नहीं था। मंदिरों को तोड़ा था, लूटा था। असल में जिस मंदिर कह रहे थे चक्रस्वामी मंदिर में, तो उस मंदिर का नाम था जगसोम मंदिर। तो जगसोम मंदिर को ये अपने साथ ले गया था। कहते हैं ना कि सृष्टि की उत्पत्ति के समय से ये अस्तित्व में था। फिर 10वां आक्रमण 1013 में नंदन या नंदन शाह पे किया था। असल में जो त्रिलोचन पाल, ध्यान से देखेंगे तो एक ही खानदान के 5-6 लोग हैं और सबको मोहम्मद गजनी ने हराया। अब ध्यान से देखेंगे तो जयपाल है, फिर उसका बेटा है आनंद पाल के बाद फिर सुखपाल आया है, सुखपाल के बाद फिर ये त्रिलोचन पाल, ये जयपाल दूसरा है, ये त्रिलोचन पाल, ये सब एक ही खानदान से हैं। जो त्रिलोचन पाल था वो आनंद पाल का पुत्र था। हिंदू शाही शासक आनंद पाल ने नंदन शाह को राजधानी बनाई थी। जो आनंद पाल है उसने नंदन शाह को अपनी राजधानी बनाई थी और उसी नंदन शाह पे मोहम्मद गजनवी ने खूब लूटपाट मचाया था। त्रिलोचन पाल को वहाँ से भगा दिया और त्रिलोचन पाल कश्मीर भाग गया था। तुर्कों ने मतलब वही मोहम्मद गजनवी के सैनिकों ने नंदन शाह में बहुत लूटपाट की, लोगों का कत्लेआम किया, संपत्ति लूटी। 11वां आक्रमण हो गया था आपका 1015 और 16 में, जो कि कश्मीर पे हुआ था। वही भगा था कश्मीर, नहीं देख रहे त्रिलोचन पाल कश्मीर भग गया था, इस बार कश्मीर पहुँच गया ही है। तो भीमपाल का त्रिलोचन पाल था, उसके खिलाफ हुआ था। इसमें भी भीमपाल पराजित हो गया था। यहाँ पे भी लूटपाट। 12वां आक्रमण 1018 में मथुरा व कन्नौज के ऊपर हुआ था। अब देखिए यहाँ पे मथुरा और कन्नौज यानी अपने यूपी के सेक्टर में भी हमला हुआ था इसका। तो मथुरा और कन्नौज में असल में हरदत्त जो थे वो बुलंदशहर के शासक थे। बुलाचंद महावन, मथुरा मतलब महावन से मतलब ये ना कि जो बाल कृष्ण हैं, मतलब कृष्ण की जो बचपना बीता हुआ है यमुना नदी के किनारे जहाँ खेलते थे, अपने पले बड़े हैं, तो उसी को महावन कहा जाता है। तो बुलाचंद वहाँ के शासक थे, जहाँ पे लिखा गया बाल कृष्ण की क्रीडास्थली। हरिदत्त को हरा दिया था मोहम्मद गजनवी ने। पहली बार गंगा घाटी में प्रवेश किया था, मथुरा को लूटा था, मंदिरों को तोड़ा था। 1019 में राज्यपाल ने बिना युद्ध आत्मसमर्पण कर दिया था। इसी के बाद जो युद्ध हुआ था तो उस समय भगा हुआ था, लेकिन ये 18 में हुआ था। अगले साल यानी 1019 में ही राज्यपाल बिना युद्ध किए ही आत्मसमर्पण कर दिया। और इसी का कहाँ गया राज्यपाल, आत्मसमर्पण कर दिया। तो राज्यपाल को ही क्या नाम है, राज्यपाल को ही दंड देने के लिए ग्वालियर का शासक जो विद्याधर था, पूरे इस बोर्ड पे सिर्फ यही एक शासक है जो कि मोहम्मद गजनवी से हारा नहीं है। हालांकि ये भी गया था उससे युद्ध करने के लिए, पूरे अपने सैनिक के साथ कहा था कि हम जीत जाएंगे। राज्यपाल मान लीजिए भग गया, तो राज्यपाल को तो सजा दे दिए थे, सभी मिल के मार दिए थे राज्यपाल को। और उसके बाद फिर जब ये सुबह के समय जब विद्याधर जब मोहम्मद गजनवी के सैनिकों के सामने खड़ा हुआ तो इसे लगा कि हम जीत जाएंगे, शाम के समय लगा जीत जाएंगे, लेकिन रात में ये अपनी पूरी सेना लेके पलटन लेके ये भग गया ये। और सुबह जब मोहम्मद गजनवी ने देखा कि पूरा मैदान खाली है, वो खुद भगने के चक्कर में था, लेकिन जब देखा कि विद्याधर नहीं है तो फिर अब इसकी जीत तो हो ही जाती है। लेकिन हालांकि युद्ध नहीं होता है, जीत जाते हैं। मोहम्मद गजनवी अपने आप को विजेता मान लेता है। तो ये 1020 में बारी, किरात, लोहकोट, बुंदेलखंड, इन चारों पे आक्रमण किया था। वही बताएं कि राज्यपाल कन्नौज का शासक था, वो भग गया था। जब भग गया तो वृंदावन को लूटा, बारी को लूटा, किरात को लूटा, बुंदेलखंड को लूटा, लोहकोट को लूटा और लूटने के बाद उनको जीत लिया। 1020 में 13वां आक्रमण, 14वां आक्रमण 1021 में ग्वालियर और कालिंजर पे। वही बताया ना कि ग्वालियर और कालिंजर का शासक था विद्याधर, जो कि चंदेल शासक था। विद्याधर ने कन्नौज के शासक राज्यपाल को दंड देने के लिए ग्वालियर के साथ संघ बनाया था। बताया ना, राज्यपाल को दंडित करने के लिए ग्वालियर और कालिंजर मिल गए, किंतु बिना युद्ध किए गजनवी से भाग खड़ा हुआ था। बताया ना कि शाम को ये कहा था कि हम जाके लड़ेंगे, लेकिन जैसे ही जब देखी उसकी सैनिक शक्ति तो फिर ये कुछ समय तक रुका और रात में ही अपने आप को भगा दिया वहाँ से। और भगने के बाद त्रिलोचन पाल कह रहे, त्रिलोचन को वो मोहम्मद गजनवी अपने आप को शासक मान लेता, मान क्या लेता है, लूट के चला जाता है, उसका काम नहीं देख रहे हैं, आया लूटा गया।
फिर आया लूटा गया, फिर आया लूटा गया, फिर आया। इसका काम ही था बस आना है, लूटना है, भारत से धन ले जाके गजनी में रखना है, फिर वहाँ से आना है, फिर यहाँ से भारत में धन लूटना है, फिर गजनी में जाके पहुँचा देना है, फिर आना है, फिर जाना है। इसका काम ही यही था। तो जब ये राज्यपाल के स्थान पर त्रिलोचन पाल को राजा बना दिया, क्योंकि राज्यपाल तो मर ही गया था, तो जो फिर महमूद गजनवी था, तो राज्यपाल की जगह इसने त्रिलोचन पाल को वहाँ का राजा बना दिया। त्रिलोचन पाल अभी आपको हम दिखाए हैं यहाँ पे, त्रिलोचन पाल कहाँ गया? त्रिलोचन पाल, त्रिलोचन पाल 15वां आक्रमण 2122 में पंजाब पर हुआ था। प्रथम मुस्लिम शासक जिसने भारतीय ढंग से सिक्के ढलवाए। असल में पंजाब को विजय करने के बाद ये महमूद गजनवी ने पहली बार भारतीय मतलब जो पद्धति है उसी पद्धति पर सिक्के ढलवाए थे। पंजाब पर आक्रमण किया था, अपने सिक्कों पर संस्कृत में अव्यक मेक अवतारम महमूद लिखवाया था। घुड़सवार और नदी की आकृति बनवाई थी। असल में जो इसका सिक्का था यहाँ पे, इस पे नदी की आकृति बनवाई थी, नदी की आकृति थी, नदी भी थी इसमें, मतलब घोड़े पे सवार एक घुड़सवार भी था। अवक्त मेकम अवतार, अवक्त मेकम अवतार भी इस पे लिखवा दिया था, छपवा दिया था। उसके बाद 1116 में पूरे बोर्ड का सबसे इम्पोर्टेंट आक्रमण वो हुआ था सोमनाथ में। हालांकि उससे सोमनाथ में एक जगह नहीं हुआ था, उसके पहले आने से पहले लोदौर को जैसलमेर पे हमला किया था, सोमनाथ पर किया था, चिकलोदर पे किया था, अनहिलवाड़ा, ये अनहिलवाड़ा है, अनहिलवाड़ा पे भीमदेव डर से भाग गया। असल में जो शासक था वहाँ का सोमनाथ का, तो भीमदेव डर से भाग गया। तो फिर महमूद गजनवी ने मंदिर को तोड़ा, अपार धन की लूट की, 50,000 हिंदू तथा ब्राह्मणों की हत्या की, काठियावाड़ को भी लूट लिया, सोमनाथ मंदिर को लूटा था, अनहिलवाड़ को लूटा था। पंजाब के बाहर इसका अंतिम आक्रमण था। आप देख सकते हैं असल में जब लूट के लेके जा रहा था यहाँ से, तो अनहिलवाड़ा के कुछ शासकों ने इसको रोका था और इससे मतलब कहाँ गया, अनहिलवाड़ा के शासकों से ये मतलब ये रुका हुआ था और अनहिलवाड़ा के शासक ने मोहम्मद गजनवी के रास्ते की बाधा बनी थी। तो फिर वही रास्ते लौटते समय इसने अनहिलवाड़ा पे आक्रमण कर दिया और उसको भी लूट लिया और पंजाब के बाहर इसका पहला आक्रमण था। ये 17वां आक्रमण 1127 में, जो कि सबसे आखिरी आक्रमण था और ये सिंध पर हुआ था, मुल्तान के निकटवर्ती क्षेत्रों पर हुआ था। असल में बता रहे थे ना कि जब सोमनाथ लूट के लेके जा रहा था तो इसे खुखर जाति और कुछ जाटों ने इसको मतलब अनहिलवाड़ा को तो इसने हरा दिया था, लेकिन उसके बाद ये जो खुखर और जाट क्या नाम है, ये जाट थे, इनके खिलाफ मतलब इन्होंने इसको कुछ नुकसान पहुंचाए थे, कुछ इसके जो संपत्ति थी, इसके जो धन दौलत थे, उन्होंने कुछ लूट लिया था और इन्हीं को फिर सज़ा देने के लिए ये फिर आता है। जब आता है तो फिर खुखर और जाटों के विरुद्ध इसका अभियान होता है। सोमनाथ को लूट कर जाते समय खुखरों और जाटों ने क्षति पहुंचाई थी, इन्हीं के विरुद्ध ये सारा आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से इसको भारत को मतलब पश्चिमी क्षेत्र जो भारत का, उसमें से धन की जो मतलब जो धन यहाँ से लेके बाहर जाना है। तो आप देख सकते हैं कि अगर ट्रक की बात की जाए तो ट्रक तो नहीं बता सकते, लेकिन मान के चलिए कि कम से कम 2-3 राज्य इतने अमीर होते कि पूछिए नहीं। हम बात करेंगे तो सेवंत राय और तिलक की। असल में ये 2 आस्तीन के सांप थे। जब मोहम्मद गजनवी भारत पे आक्रमण कर रहा था तो ये 2 हिंदू थे, लेकिन ये हिंदू होने के बाद भी इन्होंने मुस्लिमों का साथ दिया था। ऐसे ही लोगों को कहते हैं घर का भेदी लंका ढाए, और लंका ढाए दिया। असल में जो ये महमूद गजनवी था, इसका भी असल में तुर्कों का इतिहास बहुत वो है, जैसे कि कहते हैं ना कि अलतगिन जो था, मतलब अलतगिन ने ही शुरुआत किया था तुर्कों के लिए। तो बुखारा का शासक था, सामानी वंश से बुखारा में, वो ईरान के आसपास में, ईरान और समरकंद, जैसे आप देखेंगे तो अफ़गानिस्तान का जो ऊपरी हिस्सा है उसके जस्ट मतलब पश्चिमी साइड में। तो अलतगिन जो बुखारा का शासक था, जो कि सामानी वंश का शासक था, वो 954 से 961 के आसपास में वहाँ का शासक था। 956 में खुरासान का गवर्नर नियुक्त कर दिया था अलतगिन को। लेकिन जैसे ही 1961 में अब्दुल मलिक की मृत्यु हुई तो फिर अब्दुल मलिक के जो भाई थे, उनके चाचा थे, आपस में उत्तराधिकार के लिए लड़ लिए, और जब वो लड़ाई करने लगे तो फिर जो अलतगिन था वो उसके चाचा का साथ दे दिया और चाचा गए हार। और फिर जो उसका भाई था मंसूर ने अलतगिन को भगा दिया, और फिर वही अलतगिन तकरीबन 800 सैनिकों के साथ बुखारा से निकल के गजनी के क्षेत्र में आता है। और वहाँ पे एक शासक होते हैं, तकरीबन कुषाण वंश के आखिरी शासक रहते हैं लाविक। तो लाविक को हरा देता है और वहाँ से हराने के बाद अपनी खुद की एक यामनी वंश का कहते हैं यामनी वंश की स्थापना करता है। और अलतगिन जब मृत्यु हो जाती है तो अलग राज्य बना लेता है। इसके मृत्यु के बाद इसहाक शासक बनता है, फिर बलक्तगिन बनता है, फिर पिराई बनता है, फिर सुबुक्तगिन बनता है, और वही सुबुक्तगिन बनता है तो तुर्क का पहला राजा भी बनता है, और उसी का लड़का था मोहम्मद गजनवी।
मोहम्मद गजनवी उसके पास उसके बाद मोहम्मद गजनवी मुल्तान कह रहे हैं, गजनवी का क्षेत्र संभाल लेता है। असल में 986-87 में जयपाल गया हुआ था, यही जो जयपाल है ये गया हुआ था वहाँ गजनवी आक्रमण करने के लिए अलब्तगिन के ऊपर, सुबुक्तगिन के ऊपर, लेकिन सुबुक्तगिन ने उसको हरा दिया था और कहा था कि आप हारे हुए हैं तो कुछ पैसा हमें दे दीजिए। वहाँ पे संधि भी किया था, ये जयपाल है ना वो गजनी में जाकर संधि भी करता है कि हम सुबुक्तगिन को कुछ रकम देंगे, कुछ पैसे देंगे, लेकिन जैसे वहाँ से भारत आता है संधि को ठुकरा देता है, कहता है कि कोई संधि नहीं। वही फिर सुबुक्तगिन हमला करता है भारत पे। पहला तुर्क आक्रमण की बात करें तो ये मोहम्मद गजनवी नहीं था, मोहम्मद गजनवी का जो बाप था सुबुक्तगिन वो था। ये तो लगातार 70 आक्रमण किया है। तो फिर बच्चों की डिमांड थी कि आज इसको बताया जाए। सारा नोट्स बना लो, आप लोग नोट्स बनाओगे सारी चीज़ें अच्छी दिखेंगी। और बात करेंगे थोड़ी सी इसके दरबारी कवि की, मोहम्मद गजनवी के। तो मोहम्मद गजनवी के जो दरबारी कवि थे वो अल-बरूनी थे। इनकी किताब थी किताबुल हिंद तहकीक हिंद, जो इसे भारत का विवरण कहा जाता है। असल में जो अल-बरूनी थे ये अरबी थे, उतबी थे। उतबी की किताब है तारीख़ यामनी या किताबुल हिंद या किताबुल यामिनी, जो कि इनके दरबारी कवि भी थे ये। फिर फिरदौसी ने लिखा था शाहनामा। असल में फिरदौसी जो है वो फारसी भाषा का कवि था। आप ऐसे याद कर लीजिए, फ से फी और फ से फारसी। और वैसे जो अल-बरूनी है, अ से अल-बरूनी, अ से अरबी, तो ये अरबी भाषा का कवि था। ये कवि कह रहे हैं, कवि भी कह सकते हैं, विद्वान कह सकते हैं, लेखक कह सकते हैं। उतबी जो था ये अरबी था, लेकिन फिरदौसी जो था ये फारसी कवि था। इसने एक किताब लिखा है शाहनामा। बैहाकी भी इसका एक प्रसिद्ध कवि था जिसने तारीख़ सुबुक्तगिन लिखा है। और सुबुक्तगिन को लेनपुल द्वारा पूर्वी पेप्स की उपाधि दी गई है। असल में जो लेनपुल थे ना वो भारतीय इतिहास में एक बहुत प्रमुख इतिहासकार माने जाते हैं। उन्होंने कहा है कि जो सुबुक्तगिन है वो पूर्वी पेप्स है, यानी कि, और ये कहा था लेनपुल ने, यानी लेनपुल ने सुबुक्तगिन को पूर्वी पेप्स की उपाधि दे दी है। बैहाकी उनसुरी महान विद्वान और फारूकी था ये। अजदी था, ये भी महान विद्वान था। तुर्सी ये फारस का कविजारी एवं खुरासानी विद्वान था। तो आप देख सकते हैं कि दरबारी कवि उनकी बात करेंगे तो अल-बरूनी हैं, उतबी हैं, फिरदौसी हैं, बैहाकी हैं। अब इनकी रचनाएं पूछ लिया जाए तो अल-बरूनी की किताबुल हिंद या फिर तहकीक हिंद, जिसे भारत का विवरण कहा जाता है। उतबी जो तारीख़ यामनी लिखे थे या फिर किताबुल यामनी लिखे थे। फिरदौसी ने शाहनामा लिखा है। बैहाकी ने तारीख़ सुबुक्तगिन लिखा है। उनसुरी जो कि एक महान कवि थे और फारूकी भी थे, विद्वान भी थे। अजदी जो कि महान विद्वान के साथ वो एक कवि भी थे। तुसी जो फारस का कविजारी हो खुरासानी विद्वान भी थे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो बहुत जल्दी लेके आएंगे। असल में बहुत सारी मैटर पड़े हुए हैं ना, इसके बाद हम लेके आएंगे। अभी बाबर का सिर्फ पार्ट 1 अपलोड हुआ है, पार्ट 2 बचा हुआ है, लेकिन इसको ख़त्म कर दिया जाए क्योंकि बहुत सारे ऐसे मैटर हैं जो कि बाबर से हालांकि जुड़े तो नहीं हैं, लेकिन मतलब ये चीज़ें क्लियर होंगी तो बाबर के साथ जब बाबर को हम पढ़ेंगे तो बाबर को पढ़ने के बाद हमें काफ़ी मतलब सहूलियत महसूस होगी। तो फिर ऐसे वीडियो के लिए दोबारा मिलेंगे। जय हिंद।